नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने राज्यसभा में अपने एक भाषण के दौरान एक बहुत ही ऐसा बयान दिया जिस बयान को लेकर के ना केवल वह बहुत अधिक चर्चा में आ गए हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ तमाम लोगों को संविधान के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने का मौका मिल गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रंजन गोगोई का वह बयान कहीं न कहीं सरकार की इच्छा को व्यक्त करता है। क्योंकि रंजन गोगोई राज्यसभा के मनोनीत सांसद है, स्वाभाविक है कि सरकार की इच्छा के बिना राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका मनोनयन हुआ नहीं होगा। तो इसलिए उनके द्वारा व्यक्त किए गए राय को सरकार की राय के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रश्न उठता है कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि यह हंगामा बरपा हुआ है। तो उन्होंने एक विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सन 1973 में, तो वो संविधान का मूलभूत ढांचे का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जिस पर कि न्याय शास्त्रीय दृष्टि से बहस न किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये डिबेटेबल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस समय उन्होंने राज्यसभा में ये अपना बयान दिया, उस समय कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बयान के आधार पर सरकार की बड़े पैमाने पर आलोचना करते हुए ये कहना शुरू किया कि क्या यह सरकार संविधान को बदल देना चाहती है? क्या संविधान के मूलभूत ढांचे को खत्म करना चाहती है? क्या संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत जो विधि का शासन या स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इत्यादि घोषित किया गया है, जो कि लोकतंत्र के आधार के रूप में है, क्या सरकार इन बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करती है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? इन्हीं सब विषयों पर हम आज आप सबके समक्ष जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम रंजन गोगोई ने ये कहा कि हाल ही में उन्होंने पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया TR अनिंद रुजिना के द्वारा लिखित एक पुस्तक जो कि केशवानंद भारती के केस के बिंदु पर ही लिखी गई है, उसको पढ़ने के बाद उनके मन में ये विचार आया कि मूलभूत ढांचे का जो संविधान का सिद्धांत है उस पर नए सिरे से चर्चा की जानी चाहिए। वो पुस्तक क्या है? तो उस पुस्तक के अंतर्गत उन सभी घटनाओं का विस्तृत रूप से और काफी तह में जा करके उल्लेख किया गया है कि किन परिस्थितियों में केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की गठित सबसे बड़ी संविधान पीठ, जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे, उन लोगों ने किस कश्मकश के बीच निर्णय दिया और किस तरह के दबावों के अंतर्गत वे लोग काम कर रहे थे। उस पुस्तक का शीर्षक ही है केशवानंद भारती केस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट। तो शीर्षक से ही स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय और संसद के बीच अपनी अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी और केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1973 में दिया गया निर्णय भी संसद
और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सर्वोच्चता के उस संघर्ष का ही परिणाम था। आगे चल करके हम सब ये जानते हैं कि संसद की संविधान की संशोधन करने की शक्ति पर स्थायी रूप से इस सिद्धांत के माध्यम से, अर्थात संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से स्थायी रूप से संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा आरोपित कर दी है और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस सिद्धांत के आधार पर संसद के द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक या कुछ कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया है, जिसका सबसे नवीनतम उदाहरण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी जो संविधान संशोधन किया गया वर्ष 2015 में, उसको असंवैधानिक घोषित करके सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग किया था। अब यहां पर थोड़ा हमें यह समझना होगा कि संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत उत्पन्न कैसे हुआ और इसका अर्थ क्या है और वो परिस्थितियां क्या थी जिनके माध्यम से मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित करना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को, और इसका परिणाम क्या हुआ और इसका लाभ क्या है, और क्या वास्तव में आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि मूलभूत ढांचे के सिद्धांत पर नए सिरे से बहस की जानी चाहिए, जैसा कि रंजन गोगोई ने अपने उक्त भाषण में कहा। तो जो लोग राजनीति विज्ञान के छात्र होंगे या इस विषय पर रुचि रखते होंगे, उनको थोड़ा बहुत पता होगा, इसलिए बहुत विस्तार से हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसके कुछ खास बातों को समझना आवश्यक है। संविधान के लागू होने से लेकर के सन 1967 में जब तक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया था, तब तक सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट मत था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 368 में दी गई संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग करके संसद संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन सन 1967 में संपत्ति के मूल अधिकार के मुद्दे पर एक केस आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस। इस केस में फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि संसद को मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात मूल अधिकार असंशोधनीय अधिकार है। मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार अनुच्छेद 13 में ऐसे किसी भी विधि के विरुद्ध संरक्षित हैं जो कि संविधान के पहले से चाहे लागू हो या संविधान के लागू होने के बाद संसद बनाए। अर्थात अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी विधि, चाहे वह रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, कस्टम, यूजेज, विधि का प्रभाव रखने वाली वो कोई भी चीज हो जो मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों के आड़े आती है, तो वह प्रारंभतः ही नल एंड वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, वह शून्य होगी, असंवैधानिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यह भी अनुच्छेद 13 के दायरे में आता है, इसलिए
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भी यदि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, उनको सीमित किया जाता है, उनको कटौती किया जाता है, या उस अधिनियम से मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह भी अनुच्छेद 13 के दायरे में आने के कारण अविधिमान्य होगा। तो इस प्रकार से गोलकनाथ का यह निष्कर्ष निकला इस केस में कि अब संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 368 के शक्ति का प्रयोग करते हुए भी नहीं कर सकते। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान की संशोधन करने की शक्ति पर मूल अधिकारों के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया। सरकार को यह लगा कि कुछ समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को सीमित और संशोधित करने की आवश्यकता है, जबकि गोलकनाथ के केस के बाद से ऐसा करना संभव नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि सन 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है हमारे संविधान का, जिसके माध्यम से एक प्रकार से संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्रदान कर दी गई और अनुच्छेद 13 के अपवाद के रूप में स्पष्ट रूप से उस अनुच्छेद के में एक नया खंड जोड़ते हुए लिख दिया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगी। इस प्रकार से 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ केस में दिए गए निर्णय के प्रभाव को संविधान संशोधन करने के संबंध में समाप्त कर दिया गया और फिर से संसद को मूल अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। तो एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ के केस के निर्णय को बदलने का काम किया गया 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब निश्चित रूप से न्यायपालिका के लिए यह बात खटकने वाली थी। न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय मौके की तलाश में रहा ही होगा। इसी दौरान सन 1973 में 1973 में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें भी मूल अधिकारों का ही मामला निहित था। इस मामले की सुनवाई करने के लिए तब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन किया गया था, जिसमें कि कुल 13 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के शामिल थे, तत्कालीन चीफ जस्टिस सीकरी सहित। और बहुत कसमकस की स्थिति थी, क्योंकि सरकार को यह लग रहा था कि 24वें संविधान संशोधन को पलटने की कोशिश सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है इस केस के फैसले के माध्यम से। इसलिए सरकार ने भी अपनी ओर से न्यायाधीशों को गोलबंद करने की कोशिश की थी। दूसरी ओर 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिस तरह से न्यायपालिका के निर्णय को बदलने की कोशिश की गई थी, उसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे अपने प्रेस्टीज का मुद्दा बनाया हुआ था और संविधान की रक्षा के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ विशेष करना चाहता था। इन्हीं परिस्थितियों में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 7-6 के बहुमत से अपना लैंडमार्क डिसीजन दिया। अर्थात 6 जज एक पक्ष में थे और 7 जज एक पक्ष में थे। केवल एक अधिक जज के बहुमत के आधार पर इस केस में फैसला आया और इस केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, प्रोपाउंड किया।
हमारे संविधान की किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसी बात लिखित नहीं है, ना तो 1973 के पहले, ना 1973 के बाद, और आज भी लिखित नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के व्याख्याता के रूप में संविधान की व्याख्या करते हुए इस प्रिंसिपल को, इस डॉक्ट्रिन को डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि संशोधन शब्द में ही ये निहित है कि संशोधन का मतलब ये नहीं है कि संशोधन के नाम पर पूरे संविधान को बदल दिया जाए या संविधान को नए सिरे से लिखने की कोशिश किया जाए। संशोधन या अमेंडमेंट के रूप में होना चाहिए, अर्थात इसके अनुसार ऐसा ही संशोधन होना चाहिए कि संविधान का जो मूल स्वरूप है, मूल ढांचा है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न होने पाए। और इसी सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान का अपना एक आधारभूत ढांचा है। संसद अनुच्छेद 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अपने गोलकनाथ के केस में दिए गए जजमेंट को बदलते हुए उसने ये भी कहा, न्यायपालिका ने, कि मूल अधिकारों में भी संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन करते समय संसद को यह ध्यान रखना होगा कि वह संशोधन संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन न करता हो, और यदि उल्लंघन करने वाला कोई संशोधन होगा तो वह उस सीमा तक अविधिमान्य और शून्य होगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, जिस सीमा तक वह बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के मूलभूत ढांचे का वायलेशन करेगा, उसका उल्लंघन करेगा। अब ये एक नई चीज थी जिसे अपनी ओर से थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अदृश्य रूप में हमारे संविधान में जोड़ दिया। सबसे बड़ी बात कि इसके माध्यम से हमेशा के लिए संविधान संशोधन की संसद की शक्ति पर एक अस्थाई सीमा, एक बैरियर लगा दिया गया। स्वाभाविक था कि संसद को यह बात बहुत अधिक खटकती। खूबी की बात यह कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, या हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में माना जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय कोई क्लियर कट डेफिनेशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं दिया, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कभी कोई संशोधन होगा और उस संशोधन को जब न्यायालय के सामने क्वेश्चन किया जाएगा, प्रश्नगत किया जाएगा कि क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है कि नहीं करता है, तो जुडिशियल रिव्यू करते हुए, उसकी न्यायिक समीक्षा करते हुए न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय उसी समय बताएगी कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है, और यदि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट असंवैधानिक होगा। अब अपने आप में ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी कि जिस मूल अधिकार को लेकर के सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, इस निर्णय में खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, मूल अधिकारों में भी आप संशोधन कर सकते हो, बशर्ते कि वह संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करने वाला न हो। तब से लेकर के अब तक विभिन्न निर्णयों में
सर्वोच्च न्यायालय ने, जैसे 1975 में ही इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के वाद में, फिर एसआर बोमोई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वाद 1994 में, ऐसे बहुत से मामले अब तक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए हैं। और लेटेस्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की न्यायिक समीक्षा करने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से संवैधानिक प्रावधानों को संविधान के मूलभूत ढांचे के रूप में घोषित कर दिया है। उदाहरण के तौर पर जैसे रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन, या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी संविधान की सर्वोच्चता, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी संसदीय लोकतंत्र, या रिपब्लिकन स्टेट लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, ऐसे ही सेकुलर स्टेट पंथ निरपेक्ष राज्य इत्यादि बहुत सी बातों को जो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों की सुनवाई करने के दौरान संविधान का मूलभूत ढांचा अब तक घोषित कर दिया है। लेकिन अभी भी ये लिस्ट इनकम्प्लीट है। भविष्य में कभी भी न्यायपालिका किसी संशोधन को इस आधार पर रद्द कर सकती है कि देखो ये मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है और जो आपने संशोधन किया है उसमें संशोधन नहीं कर सकते, वो संविधान का मूलभूत ढांचे का पार्ट है। जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो मिनर्वा मिल के केस में 1980 में न्यायपालिका ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है यह भी संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसलिए संविधान में संशोधन करके इस शक्ति को न्यायपालिका से आप छीन नहीं सकते। और इसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन में जो 2 क्लास जोड़े गए थे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, क्लास 4 और क्लास 5, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ऐसा करके समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का सहारा लेकर के संविधान की रक्षा करता रहा है, या हम कह सकते हैं कि संसद के ऊपर नकेल लगाने का काम करता रहा है। अब यहीं पर प्रश्न ये उठता है कि एक लोकतंत्र के अंतर्गत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जनप्रतिनिधिक वास्तविक संस्था कौन है? क्या 31 न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं, या देश की संसद में बैठे हुए लगभग 750 के आसपास देश के हर हिस्से से चुने गए सांसद? और एक पॉपुलर डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत वास्तव में अंतिम रूप से शक्तियां किसके पास संकेंद्रित होनी चाहिए? क्योंकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी जो संशोधन संविधान में किया गया वह सर्वोच्च न्यायालय से पूछ करके ही किया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में उस संबंध में अपनी सहमति दी थी। संसद के दोनों सदनों ने पूरे अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया का पालन करते हुए संशोधन किया था, और उस पर आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। 28 में से 20 राज्यों ने उसका अनुसमर्थन भी कर दिया था। बावजूद इसके न्यायपालिका ने संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि यह न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला संशोधन है, इसलिए मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है,
इसलिए ये असंवैधानिक और अविधिमान्य है। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से कई बार ऐसा संदेश जाता है कि सबसे ऊपर न्यायपालिका है, जबकि खुद सर्वोच्च न्यायालय ने सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है भाई? तो जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं और तीनों अपनी अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में स्वतंत्र हैं और इनमें से किसी भी एक अंग के द्वारा अन्य अंगों के संवैधानिक शक्ति और भूमिका में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई एक अंग अपने संवैधानिक सीमा का अतिक्रमण करते हुए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो दूसरे अंग के द्वारा संवैधानिक माध्यम से उसको नियंत्रित और संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय के रुख से कि मानो सर्वोच्च न्यायालय शक्ति पृथक्करण के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने ऊपर ही लागू नहीं करता है और वह व्यवस्थापिका या संसद और कार्यपालिका के दायरे में न्यायिक सक्रियता के नाम पर हस्तक्षेप करने लगता है। यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश जगदीश शरण वर्मा, JS वर्मा ने न्यायिक सक्रियता के संबंध में बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि न्यायिक सक्रियता एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, न कि रामपुरी चाकू की तरह से जिसमें कि मर्ज के साथ मरीज भी समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से न्यायिक सक्रियता जब कभी भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते हैं और जनता के लिए आशा की एकमात्र किरण न्यायपालिका ही रह जाती है, उस समय में यदि न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता प्रदर्शित करती है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका सरकार के 2 अन्य अंगों के ऊपर अपने डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से इसे स्वागत योग्य नहीं कहा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह कि संविधान का मूलभूत ढांचा या इस नाम से कोई सिद्धांत है जैसा कि न्यायपालिका ने कहा, हालांकि संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर या जिन लोगों ने भी संविधान को बनाया उन लोगों ने कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया। खुद न्यायपालिका ने व्याख्या करते हुए संविधान की इस सिद्धांत को अपनी ओर से संविधान में जोड़ा हुआ है। तो क्या कभी भी इस सिद्धांत पर चर्चा तक नहीं होनी चाहिए? चर्चा तो किसी भी चीज पर होनी चाहिए ना लोकतंत्र में। दूसरी बात यह कि यह कहना कि इसके माध्यम से संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है या संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए हंगामा खड़ा करना, यह किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि इवन वेदास आर नॉट इनफॉलिएबल। वेद जिसे कि हम ईश्वर वाक्य कहते हैं वह भी पूरी तरह से किसी कमी से या किसी दोष से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए समय के साथ उनमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, परिवर्तन किया जा सकता है। तो संविधान में भी समय के साथ परिवर्तन करने में क्या बुराई है? दुनिया के कई देशों ने अपने संविधान को पूरा बदल दिया।
भारत जिस समय आजाद हुआ उसी समय चीन में 1948 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई और आगे चल करके वहां पर 1954 में चीन का संविधान लागू हुआ और उसे 1975 में बदल करके नया संविधान अपनाया गया। फिर 1978 में उसे बदल दिया गया और फिर 1982 में चीन का नया संविधान अपनाया गया जो अभी तक चल रहा है। या इसी तरह से यदि हम अपने पड़ोसी देश को देखें तो वहां पर 1956 में एक संविधान बनाया गया, उसके बाद 1962 में एक संविधान बनाया गया और अंततः बांग्लादेश के निर्माण के बाद, पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1973 में पाकिस्तान का एक नया संविधान बना जो अभी चल रहा है। और दुनिया के अन्य देशों के भी हमें ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं, क्योंकि संविधान निश्चित रूप से सर्वोच्च है, पवित्र है और हमें संवैधानिक मूल्यों का और संविधान का सम्मान करना चाहिए और पालन करना चाहिए। लेकिन किसी भी विकासशील देश में या तेजी से प्रगति कर रहे देश में हमें हर प्रकार के बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह हमारा संविधान ही क्यों न हो। यदि ऐसा लगता है कि हमारे संविधान में बहुत बार संशोधन हो चुका है, 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि हम अपने संविधान को एक नया रूप दें और एक नया संविधान बनाएं, तो हम बनाएं या ना बनाएं, लेकिन लोकतंत्र में इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। कुछ समय पहले ही सरकार के आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के पूर्व में सदस्य रह चुके विवेक देवराय ने ये कहा कि जब हमारे देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे सन 1947 में, तो उस समय हमें ये देखना होगा कि क्या एक नए भारत के लिए हमें एक नए संविधान की आवश्यकता होगी, हमें एक नए संविधान के बारे में सोचना चाहिए। संयोग से इनके इस प्रकार के विचार के ठीक पहले ही रंजन गोगोई ने भी ऐसा ही बयान दिया कि संविधान के मूलभूत ढांचे पर न्यायशास्त्रीय ढंग से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, ये डिबेटेबल है। तो जो लोग इस प्रकार के विचारों से सहमत नहीं है या जो हमेशा ही किसी न किसी आधार पर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन लोगों ने एक सामान्य विचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके पेश करने की कोशिश की और जनता के सामने ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि ये हमारा जो संविधान है, इस संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, पंथनिरपेक्षता, इन सब मूल्यों को मटियामेट करने पर सरकार लगी हुई है और संविधान को वो अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ना मरोड़ना चाहती है। इस प्रकार से बहुत सारी अनर्गल बातें की जाने लगी और जनता के समक्ष अनायास ही इन चीजों का हवा बना करके पेश किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है। इसका कारण क्या है कि
एक तो संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। जब संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संशोधन को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत मूलभूत ढांचे के उल्लंघन का आधार बना करके रद्द कर सकती है या अब तक रद्द किया है, तो सरकार के इस कदम को सर्वोच्च न्यायालय कैसे बर्दाश्त कर लेगी? तो इसलिए संविधान बदलना संभव नहीं है फिलहाल, लेकिन इस मुद्दे पर लोकतंत्र में विचार विमर्श करने में कोई बुराई नहीं है। एक स्वस्थ चर्चा, अपने वर्तमान संविधान के प्रति संपूर्ण सम्मान का भाव रखते हुए हम पूरे दिल से ये कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो हमारा सेहरा ही क्यों ना हो, बचपन में उसको हमने यदि खरीदा और बड़ा होने पर हमारा सिर बड़ा हो गया हो, अब वो सेहरा हमारे लिए छोटा होने लगा है, तो हमें बड़े सेहरे की जरूरत होगी। ऐसे ही जब हमने अपना संविधान बनाया तब भारत एक अल्प विकसित, अत्यंत पिछड़ा हुआ, हजारों साल की गुलामियों में जकड़ा हुआ देश था, और हमारे इस संविधान ने हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया विगत 73 वर्षों में। और इसके लिए हमें अपने संविधान और संविधान निर्माताओं का आभारी भी होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जब कभी जरूरत हो तो हम उसमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि देश इतना ज्यादा बदल गया है या इतना तेजी से बदल रहा है कि इस प्रकार के बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमें एक नए संविधान को बनाने पर विचार करना चाहिए, तो जनता में इस मुद्दे को लाने और उस पर चर्चा परिचर्चा करने में क्या बुराई है? चर्चा तो लोकतंत्र में हर चीज पर होनी चाहिए, इसलिए इसको अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में ये मुद्दा शायद उठता ही रहेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वर्तमान संविधान के अंतर्गत उनको कुछ विशेष सुविधाएं और लाभ प्राप्त हैं और शायद उनको खत्म करने के लिए ही बार बार संविधान पर हमला किया जाता है या संविधान को बदलने जैसे शगुफे छोड़े जाते हैं। तो वास्तव में इसके लिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान ही सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बनाता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में सहमति राय प्राप्त नहीं होगी तब तक कोई नया संविधान बनाना संभव ही नहीं होगा। इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की जहां तक बात है, निश्चित रूप से इस सिद्धांत पर चर्चा करने की आवश्यकता है। सीमा सभी पर होनी चाहिए। जब स्वयं सर्वोच्च न्यायालय शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार करता है और इसे बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की भी अपनी सीमाएं होनी चाहिए कि वह किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है संसद और कार्यपालिका के कामकाज में। और यदि सर्वोच्च न्यायालय अपनी सीमा का अतिक्रमण करे तो उसे भी उचित और संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय तो संविधान का रक्षक है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर तो और भी अधिक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो तो बिल्कुल ऐसा कोई कार्य न करे जो कि संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो, जिससे कि संविधान के किसी प्रावधान पर आंच आती हो। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल भी सर्वोच्च न्यायालय को फूंक फूंक करके करना चाहिए और इस विषय पर चर्चा परिचर्चा करने से हिचकना नहीं चाहिए, या जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं उन लोगों को संविधान विरोधी या न्यायपालिका का विरोधी भी नहीं मानना चाहिए,
क्योंकि चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या संसद हो और चाहे हमारा संविधान ही क्यों ना हो, लोकतंत्र में इन तीनों से भी ऊपर होती है देश की जनता, जनमत। इसलिए इस बात को भी सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए कि जनमत क्या है, जनमत की इच्छा क्या है, और कोई भी कार्य करने के दौरान लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। और लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता है, इसलिए जनता की इच्छा को भी मद्देनजर रखना चाहिए।